हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो जैसा कि मैंने आपको अपने एक वीडियो में बताया था कि हिमाचल में एचपीपीएससी की पीजीटी की वैकेंसी आने वाली है। इसके पहले एचपीआरसीए की पीजीटी वैकेंसी आई थी। अब हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन वाली जो पीजीटी वैकेंसी है वो आने वाली है। सुना है कि नवंबर या अक्टूबर तक इसका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। तो नोटिफिकेशन के बाद आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है, तो इसलिए अपनी प्रिपरेशन जो है वो आप कंटिन्यू रखिएगा। चाहे कहीं से भी करिए, आप प्रिपरेशन करते रहिएगा। पीजीटी फिजिक्स के लिए पीवाईक्यू सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें हिमाचल प्रदेश में पीजीटी के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, इसके अलावा उसके जैसे और पेपर हैं, जैसे कि एचपी सेट का पेपर, क्योंकि जो सिलेबस है वो तो पीजी वाला सिलेबस होता है। तो एचपी सेट के क्वेश्चन हो गए, पीजीटी फिजिक्स का जो पेपर पहले हुए हैं उनके क्वेश्चंस हो गए, तो वो पीवाईक्यूज हम सॉल्व कर रहे हैं और होपफुली आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है हिमाचल प्रदेश पीजीटी फिजिक्स के लिए, जो कि मेरे एप्लीकेशन निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर के ऊपर आपको मिल जाएगा। तो वहां जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जाकर आपको कोर्स मिल जाएगा। और किसी भी तरह के अपडेट के लिए, कोर्सेज की अपडेट के लिए आप एप्लीकेशन को तो कम से कम डाउनलोड करें ही करें। साथ ही साथ चैनल पर भी लगातार अपडेट्स आती रहती है एग्जाम रिलेटेड, या जो वीडियोस हैं ये अपडेट होके आते रहते हैं। तो इनका भी नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचे तो बेल आइकन दबा लीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, देखिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है एन आरएलसी सर्किट इज कनेक्टेड टू एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स if the frequency of the AC supply is increased while the resistance remains constant, what effect will the resulting change in impedance have on the amplitude of the current in the circuit? एक RLC सर्किट में ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है। यदि जो फ्रिक्वेंसी है AC सप्लाई की उसको इंक्रीज कर दिया जाए और जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसको कांस्टेंट रहने दिया जाए, रेजिस्टेंस को क्या रहने दिया जाए, कांस्टेंट, तो जो रिजल्टिंग चेंज आएगा इंपिडेंस पर, उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा किसके ऊपर, सर्किट की करंट के ऊपर। तो हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि जो आई है वो किसके बराबर होगा, V अपॉन जेड। जो हम करंट निकालेंगे वो किसके बराबर होगा, V अपॉन जेड। और RLC सर्किट है तो जेड की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, वो होगी R स्क्वायर प्लस ये होगा ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C और उसका स्क्वायर। तो यहां से हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो आई है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जेड के। आई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जेड के। तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो यदि जेड की वैल्यू इंक्रीज होगी तो आई की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है क्या होगी, डिक्रीज होगी। पहले में लिखा है करंट एम्पलीट्यूड ऑलवेज इंक्रीज विद फ्रीक्वेंसी रिगार्डलेस ऑफ इंपिडेंस। इंपिडेंस का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है द करंट एम्पलीट्यूड इंक्रीज इफ द इंपिडेंस इंक्रीज, तो इंपिडेंस इंक्रीज होगा तो करंट जो है वो डिक्रीज होगा, तो दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा है द करंट एम्पलीट्यूड रिमेन्स अनचेंज रिगार्डलेस ऑफ इंपिडेंस, तो ये भी गलत हो गया। फोर्थ है द करंट एम्पलीट्यूड डिक्रीज इफ द इंपिडेंस इंक्रीज, तो ये वाला सही है। तो हमारे पास जो सही आंसर है वो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अराउंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए सही है। पहला लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस एट पॉइंट ऑफ इक्वल पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है, अगर करेंगी तो एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, पहला गलत हो गया। दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन मर्ज एंड द कलर ऑफ द लाइन डिनोट्स, नहीं, दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट एंड डेंसिटी ऑफ लाइन इंडिकेट्स फील्ड स्ट्रेंथ, ये सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, और डेंसिटी मतलब जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जितनी कम होगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो सी ऑप्शन हमारे पास सही आंसर है। फोर्थ लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर्म्स क्लोज लूप, ये क्लोज लूप बनाती है, तो ये गलत लिखा है। नेक्स्ट, व्हेन टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d, तो दो कंडक्टर हैं जिनको d सेपरेशन से डिस्टेंस से सेपरेट किया गया है। एक के अंदर मान लो करंट है I और दूसरे के अंदर जो करंट है वो I2। वैसे तो ये फॉर्मूला है, याद होना चाहिए आपको। तो पहले इस वाले वायर की वजह से इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, तो इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो मान लो B1, वायर ये I1 की वजह से। तो B1 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई डी।
फिर इसके ऊपर आपको फोर्स निकालना है, तो फोर्स कैसा होगा, आई क्रॉस एल क्रॉस बी। तो एफ जो होगा वो कितना होगा, आई 2 और एल क्रॉस बी, बी 1 हो जाएगा। तो आपको निकालना है एफ अपॉन एल। तो यहां से हो जाएगा ये B1 और I2, यहां से किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा B1 I2। तो B1 की वैल्यू म्यू नॉट I1 हो गया, तो ये हो गया म्यू नॉट I1 I2 अपॉन कितना हो जाएगा 2 पाई डी। तो हमारे पास जो आंसर है कितना आ जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ये रिप्रेजेंट किया गया है। अब यहां पर ये जो वैल्यू है इसको देखो, तो ये वैल्यू जो फेज है वो दिया है ओमेगा टी माइनस 3y प्लस 4z। स्टैंडर्ड जो हमारे पास होता है उससे इसको कंपेयर करो, तो स्टैंडर्ड हमारे पास होता है ओमेगा टी माइनस के डॉट आर, आर का मतलब पोजिशन वेक्टर और के का मतलब हो गया हमारे पास जो प्रोपोगेशन वेक्टर है। तो प्रोपोगेशन वेक्टर की जो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी यहां पर, इसको देखते हुए वो कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा ओमेगा टी माइनस के आर से हमें कंपेयर करना है ना। तो पहले मैं इसको इसके तरह लिख के देखता हूं इस वाले को। तो ये बनेगा हमारे पास ओमेगा टी माइनस मैंने कॉमन ले लिया, यहां हो जाएगा 3y और ये हो जाएगा 4j, 3y 4j। ठीक है, तो जो k वेक्टर है उसकी जो वैल्यू होगी k वेक्टर की, तो k वेक्टर की यहां पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस नहीं प्लस का 3i कैप और माइनस का 4j कैप। क्या वैल्यू आ जाएगी, प्लस का 3i कैप और माइनस का 4j कैप। और आर वेक्टर जो है वो कितना हो जाएगा, यहां पर आर वेक्टर हो जाएगा आई नहीं जे कैप आएगा, यहां जे कैप आएगा, तो 3j कैप और 4k कैप। और आर वेक्टर जो है वो हो जाएगा yj कैप प्लस zk कैप, ये आर वेक्टर हो जाएगा। तो हमें k वेक्टर की वैल्यू मिल गई, तो हमें निकालना है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर बराबर होता है वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड जो आ जाएगा वो आ जाएगा ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस किसका स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये बन जाएगा 5। तो ये k की वैल्यू हो गई 5। तो हमारे पास यूनिट वेक्टर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3j कैप माइनस 4k कैप अपॉन 5। तो आंसर हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा ए, है ना। देखो यहाँ पर b भी लिखा हुआ है, तो b कब आएगा, जब आप सीधा सीधा माइनस 3i प्लस 4j के कैप वैल्यू ले लोगे तो उसके अकॉर्डिंगली जो आंसर है वो भी आ जाएगा। पर आपको ये दोनों कंपेयर करोगे तो इसके जैसा इसको बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर वन डायमेंशनल केस, द चार्ज डेंसिटी इन पर्टिकुलर चार्ज कॉन्फ़िगरेशन वेरीज एज। तो रो की वैल्यू यानी कि रो चार्ज डेंसिटी की वैल्यू में दी है, तो हम यहां पर पॉइजन इक्वेशन का यूज करेंगे। तो पॉइजन इक्वेशन का यूज अगर मैं करूं या जो डाइवर्जेंस लॉ होता है गाउस का उसका यूज करूं, तो ये हो गया रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो वन डायमेंशन की बात हो रही है, तो फॉर वन डायमेंशन तो वन डायमेंशन के लिए इसको हम लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स और ये बराबर हो जाएगा रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब रो की वैल्यू ये है, सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं यहाँ पर, तो ये होगा डी अपॉन डी एक्स और यहां से बन जाएगा रो नॉट एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये बनेगा रो नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये बनेगा एक्स स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा सी। अब यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन लगानी है। बाउंड्री कंडीशन है एट एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू 0 पर e की वैल्यू जो है वो क्या है, 0 है। तो यहां से c हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। c 0 मिलेगा तो हमारे पास e की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी रो नॉट एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से e जो है वो प्रोपोर्शनल हो गया एक्स स्क्वायर के। हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट, एट बाउंड्री बिटवीन टू नॉन कंडक्टिंग मीडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग बाउंड्री कंडीशन इज करेक्ट। इनमें से कौन सी बाउंड्री कंडीशन करेक्ट है। देखो अगर आपको ध्यान है तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में नॉर्मल डायरेक्शन में डिसकंटिन्यूटी होती है, नॉर्मल डायरेक्शन की बात करें तो वहां पर होती है डिसकंटिन्यूटी, और टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है कंटिन्यूटी। टेंजेंशियल में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बात करें तो टेंजेंशियल में होती है कंटिन्यूटी। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड में अगर बात करोगे तो यहां पर उल्टा हो जाता है, यहां पर नॉर्मल डायरेक्शन में क्या मिलेगी आपको, कंटिन्यूटी यानी कि कंटिन्यूअस फंक्शन मिलेगा, और टेंजेंशियल डायरेक्शन में यहां पर आपको क्या मिलेगी, डिसकंटिन्यूटी।
तो यहां पर टेंजेंशियल में आपको क्या मिलेगी, डिसकंटिन्यूटी। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ बी इज कंटिन्यूअस, बिल्कुल सही है। नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एच इज कंटिन्यूअस, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ बी इज कंटिन्यूअस, ये गलत हो गया। टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ बी इज डिसकंटिन्यूअस, ये गलत हो गया। तो अगर एच की बात की जाए तो एच में इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा, नॉर्मल क्या हो जाएगा, वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आंसर ए आ जाएगा। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोजेक्टेड एट राइट एंगल टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर जा रहे हैं, अनडिफ्लेक्टेड जा रहे हैं। तो फॉर अनडिफ्लेक्टेड चार्ज पार्टिकल के लिए बात करें तो अनडिफ्लेक्टेड चार्ज पार्टिकल के लिए हमारे पास दोनों फोर्स जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे, क्यू ई इक्वल्स टू क्यू वी बी। तो यहां से ई की वैल्यू हो जाएगी कितनी, वी बी, और वी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ई अपॉन बी। तो यहां से वी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ई अपॉन बी, जो कि ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट, अ स्ट्रेट वायर ऑफ सेमी इनफाइनाइट एक्सटेंड विद इट्स टू एंड एट 0 0 0 एंड 0 0 इनफाइनाइट, यानी कि 0 से इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये जेड डायरेक्शन है। कैरीज अ करंट की जो वैल्यू है वो दी है यहाँ पर 2.2 एम्पियर, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, डिस्टेंस 5 मीटर पर। तो फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा H इक्वल्स टू आई अपॉन म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर होता है। तो H की वैल्यू हम निकाल रहे हैं क्योंकि B जो बराबर होता है म्यू नॉट H होता है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है ये B बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए, क्योंकि सेमी इनफाइनाइट हो रहा है ना, एक कोऑर्डिनेट 0 है और एक कोऑर्डिनेट इनफाइनाइट है, तो ये सेमी इनफाइनाइट हो गया। अब B अपॉन म्यू नॉट किसके बराबर हो जाएगा, H के बराबर। तो यहां से हो जाएगा I अपॉन 4 पाई आर। I जो है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2.2 एम्पियर, और 4 पाई एज इट इज, और R जो है वो 5 मीटर हो गया। तो यहां से इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करोगे तो ये आंसर आपका आएगा 3.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर पर मीटर। तो ये हमारे पास H की वैल्यू आ जाएगी, तो सही आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट है, गिवन द मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल की वैल्यू दी है z डायरेक्शन में। तो ए जेड हमें दे रखा है कितना, -r²। थीटा इक्वल्स टू π/2 सरफेस की कंडीशन है। तो हमें निकालना है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो सबसे पहले B जो है वो होता है कर्ल ऑफ ए। तो यहां पर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में अगर इसको सॉल्व करें, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में बी थीटा उसकी वैल्यू हो जाएगी -del अपॉन del r। तो इसको आप डिफरेंशिएट कर दो तो ये बनेगा माइनस, तो पहले ही है तो ये बन जाएगा 2r। तो बी थीटा की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 2r थीटा कैप, ये बी थीटा की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, किसकी वैल्यू हो जाएगी, बी थीटा की। उसके बाद फॉर सरफेस के लिए हमें दिया है थीटा की वैल्यू π/2। तो थीटा की वैल्यू π/2 है सरफेस के लिए, ये थीटा लिखा हुआ है भाई। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, π/2, और एरिया जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा dr इंटू dz। तो हमें निकालना है फ्लक्स, तो फ्लक्स जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, b इंटू da, और कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 से 2, कोऑर्डिनेट 0 से 2 और 1 से 2, दो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो एक तो हो जाएगा 0 से 2 और एक हो जाएगा 1 से 2, और ये आ जाएगा 2r dr dz। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 2r, यहां से r² अपॉन 2, ये 1 से 2, तो आंसर हमारे पास आएगा 6 वेबर। आंसर क्या आ जाएगा, 6 वेबर। नेक्स्ट, डाइवर्जेंस ऑफ D इक्वल्स टू एप्सिलॉन डाइवर्जेंस ऑफ E, डाइवर्जेंस ऑफ J सिग्मा डाइवर्जेंस ऑफ E इन अ गिवन मटेरियल, द मटेरियल इज सेड टू बी। तो फॉर लीनियर मटेरियल के लिए D बराबर होता है एप्सिलॉन E, और फिर बात करें फॉर ओमिक, ओमिक मटेरियल के लिए J बराबर होता है सिग्मा इंटू E। अब क्योंकि यहां पर E एंड सिग्मा, एप्सिलॉन एंड सिग्मा दोनों ही क्या है, कांस्टेंट है। एप्सिलॉन एंड सिग्मा बोथ आर कांस्टेंट, तो यहां पर लीनियर के साथ साथ और क्या हो जाएगी, होमोजेनस भी हो जाएगी। तो हैंस होमोजेनस ऑल्सो। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, लीनियर एंड होमोजेनस। नेक्स्ट,
अ पार्टिकल हैविंग चार्ज E, तो यहां पर सबसे पहले आप लॉरेंज फोर्स लिखो, लॉरेंज फोर्स रिलैक्सेशन टाइम के फॉर्म में मैं पूछा है, तो लॉरेंज फोर्स को हम लिखते हैं F इक्वल्स टू E, ये हो गया E प्लस और ये हो गया V क्रॉस B इन फॉर्म ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, इन फॉर्म ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम के फॉर्म में अगर हम बात करें तो उसमें लिखा जाएगा m स्टार dv अपॉन dt इक्वल्स टू, ये हो गया E, ये E प्लस यहां पर आ जाएगा VB और माइनस ये हो जाएगा m स्टार और ये हो जाएगा V अपॉन R, बराबर के इधर ले आओ, तो ये बनेगा m स्टार dv अपॉन dt प्लस ये हो जाएगा m स्टार V अपॉन R और यहां पर E, ये हो जाएगा E प्लस ये हो जाएगा V क्रॉस B, m से डिवाइड कर दो तो ये बनेगा dv अपॉन dt प्लस ये हो जाएगा V अपॉन R, ये हो जाएगा E अपॉन m स्टार और ये हो जाएगा E प्लस V क्रॉस B। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो मैच कराओगे तो आंसर मैच करेगा कौन सा? B। तो B आंसर हमारा इससे मैच कर गया। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं बहुत अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे और इसी तरह के क्वेश्चंस और लेके आऊंगा मैं आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।